नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने का ये पूरा मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सीजेआई के पास जाने का उन्हें कहा है। सीजेआई तय करेंगे सुनवाई कब होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दाखिल की थी याचिका। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत बढ़ाने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने याचिका दाखिल की थी। 7 किलो वजन घटने और स्वास्थ्य का हवाला इस याचिका में दिया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर है। 1 जून को उनकी अंतरिम जमानत खत्म हो रही है, जिसके बाद 2 जून को प्रचार प्रसार के बाद 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने 7 दिन और अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग के संबंधित सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। यहां पर बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगता हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि जमानत पर तत्काल सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जमानत बढ़ाने को लेकर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए सीजेआई के पास जाने को कहा है और कहा है कि सीजेआई ही डिसाइड करेंगे कि इस मामले पर सुनवाई कब होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने प्रचार प्रसार के लिए अंतरिम जमानत दी थी। 1 जून तक ये अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसके बाद 2 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से तिहाड़ जेल में सरेंडर करना था। हालांकि उसके बाद बीते दिन अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ा दिया जाए, यानी 2 जून को सरेंडर करने के बजाय वो 9 जून को सरेंडर करेंगे। और इस याचिका के पीछे जो कारण अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया था, उन्होंने यही कहा था कि स्वास्थ्य संबंधित जांच को लेकर स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत बढ़ाने की यहां पर मांग की गई है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये दाखिल की गई याचिका के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और साफ तौर पर सीजेआई के पास जाने को कहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मामले को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाए और सीजेआई ही तय करेंगे कि इस मामले पर सुनवाई कब हो। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहां बढ़ती हुई, क्योंकि प्रचार प्रसार करने के लिए, चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली थी, जिसमें 1 जून को उनकी ये अंतरिम जमानत खत्म हो रही है और 2 जून को उन्हें फिर से सरेंडर करना है। अजीत कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी प्रचार प्रसार के लिए, 2 जून को उनकी अंतरिम जमानत खत्म हो रही है, जिसके बाद उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया एक बार फिर से और जमानत जो है बढ़ाने की मांग की, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ तौर पर उन्हें राहत देने से मना कर दिया है और इस मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए सीजेआई के पास जाने को कहा है। क्या जानकारी, क्या अपडेट, क्या माने इस मामले में आगे क्या कुछ संभव? देखिए, मैं रिया बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतिम जमानत को बढ़ाने को लेकर के एक याचिका दायर की है और उसमें याचिका में जो है वो अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी जो सिटी स्कैन वगैरह होना है, जिसमें लगभग 7 दिन का जो समय है वो लग सकता है, इसीलिए उन्होंने अपनी अंतिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जहां अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका लगाई थी, वहां से उसको साफ मना कर दिया गया सुनवाई के लिए। इसलिए अब अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा इस पूरे मामले को लेकर के याचिका जो है वो सीजीआई वाईएस चंद्रचूड़ को लेकर के वहां पर लगाई गई है। अब देखना ये होगा कि क्या आज इस मामले में सुनवाई होती है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से लगातार साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतिम जमानत दी थी, तो वहीं अब वो स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपनी जमानत याचिका की जो तारीख अवधि है वो बढ़ाने की मांग कर रही है। जी भैया। अजीत, जिस तरह से अंतरिम जमानत बढ़ाने की यहां पर मांग की गई है और अब साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीजेआई डिसाइड करेंगे कि इस मामले पर सुनवाई कब हो, अब क्या माना जाए? जिस तरह से आपने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से सीजेआई को लेटर फॉरवर्ड कर दिया गया है, क्या माना जाए? सीजेआई इस पर आज ही निर्णय ले सकते हैं या फिर कुछ दिन और जो है समय लिया जाएगा?
देखिए बिल्कुल जो संभावना जताई जा रही है यही जताई जा रही है कि अब कुछ समय और लग सकता है, क्योंकि पहले ही जो इनके जो याचिका है उनको साफ तौर पर मना कर दे कि आप सीबीआई के पास जाइए, और अब जो याचिका वो सीबीआई को भेजा गया है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज जो संभावना है कि कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई न हो, लेकिन जो उन्होंने हवाला दिया है, उन्होंने साफ तौर पर याचिका में कहा गया है कि लगभग 7 किलो वजन जो घटा है, कीटोन लेवल जो है वो बढ़ गया है, इसलिए और भी अन्य कई जो बीमारी के लक्षण है वो इसमें दिख रहे हैं, और इसी वजह से वो अपनी अंतिम जमानत की जो अवधि है वो बढ़ाने की मांग करें। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सीबीआई आज इस मामले में सुनवाई करते हैं या नहीं। लेकिन जो संभावना जो जताई जा रही है, जिस तरह से स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है और उसी के आधार पर कहा गया है कि 7 दिन और जो है जमानत बढ़ाई जा सके, एक्सटेंड करी जा सके, ऐसे में क्या माने, जिस तरह से स्वास्थ्य कारणों का हवाला यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है, क्या माना जाए कितना मजबूत उनका पक्ष इस संबंध में, और क्या कितने % चांसेस है कि फैसला उनके पक्ष में आ सकता है? देखिए यहाँ सबसे बड़ी चीजें देखने वाली बात होगी कि कोर्ट जो अभिषेक मनु सिंघवी के दलीलों पर कितना प्रभावित होता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव प्रचार को लेकर के उनकी अंतिम जमानत दी गई, उस समय भी जिस तरीके से ईडी की तरफ साफ तौर पर कहा गया था कि चुनाव प्रचार के लिए जो जमानत है वो देना बिल्कुल भी उचित नहीं है, लेकिन बाद में इसको कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी के दलीलों को सुना, समझा और प्रभावित होकर के 1 जून तक के लिए उनकी अंतिम जमानत उनको जो है मंजूर की गई। तो ऐसे में देखना ये होगा कि किस तरीके से जो अभिषेक मनु सिंघवी वो दलील पेश करते हैं और उनकी दलीलों से कोर्ट कितना प्रभावित होता है, उसके बाद ही देखना पड़ेगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। जी जिस तरह से अजीत अभी हालांकि सीजेआई पर यह मामला जाना है, फिर सीजेआई डिसाइड करेंगे कि कब इस मामले पर सुनवाई हो। इस दौरान क्या माना जाए, जिस तरह से क्या आज जिस तरह से कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम तत्काल इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे, अगर आपको तत्काल सुनवाई आप चाहते हैं तो सीजेआई का रुख करें। साथ ही क्या कोर्ट की तरफ से यह भी पूछा गया कि अगर आपको स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग करनी थी तो आपने पहले इस बात को, इन दलीलों को आखिर क्यों नहीं रखा कोर्ट के सामने? क्या ये सवाल भी पूछे गए अभिषेक मनु सिंघवी से? देखिए निश्चित तौर पर, और ये पूछना लाजमी भी है। हालांकि जो कोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें यही कहा गया है कि जो टेस्ट होने हैं उसमें तकरीबन 7 दिन का समय जो वो लग सकता है, और इसी आधार को बनाते हुए उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है। खैर ये देखने वाली बात होगी कि जैसा मैंने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी किस तरह की जो दलीलें हैं वो सीबीआई के सामने रखते हैं और सीबीआई कितना प्रभावित होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने वाली ये बात होगी कि क्या आज अब इस मामले में सुनवाई होती है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से संभावना जताई जा रही है, सीबीआई आज इस मामले में सुनवाई शायद ना करे, लेकिन देखना होगा कि कोर्ट क्या करता है। जी अगर अजीत आज इस मामले पर सुनवाई नहीं होती है, 1-2 दिन बाद का और समय लगता है, तो क्या माना जाए यहाँ पर केजरीवाल के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई, क्योंकि 1 तारीख को उनकी जो अंतरिम जमानत है वो खत्म हो रही है और 2 तारीख को उन्हें साफ तौर पर जो है सरेंडर करने के लिए बोला गया है। देखिए निश्चित तौर पर अगर समय आगे बढ़ता है तो ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें खड़ी करने वाला होगा, क्योंकि जिस तरीके से 1 जून तक के लिए उन्हें समय दिया गया, 1 जून के लिए कुछ ही समय बचा है और उन्हें 2 जून को एक बार फिर से सरेंडर करना है, अपने आप को आत्मसमर्पण वहां पर रखना है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगर समय मिलता है, सुनवाई के लिए समय बढ़ाया जाता है, तो यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुसीबतें खड़ी करने वाली हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि समय आगे जरूर बढ़ने वाला है। हालांकि ये संभावना का बाजार लगातार गर्म है। बिल्कुल, यानी अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं, इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा जो मामला है अंतरिम जमानत से संबंधित, उसको अब साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सीजेआई डिसाइड करेंगे कि इस मामले पर सुनवाई कब हो और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को कब सरेंडर करना पड़ता है, इसके लिए भी सबकी निगाहें जो है इस पर रहेंगी। अजीत बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काशी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वाराणसी में सियासी दिग्गजों का आज जमावड़ा है। आज वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। बीती रात से ही वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह डटे हुए हैं। साथ ही आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी समेत कई तमाम दिग्गज मंत्री और नेता वाराणसी में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी भी शाम को वाराणसी पहुंचेंगे। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के महासंग्राम के आखिरी चरण के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, इसी को देखते हुए
विपक्षी इंडिया गठबंधन के भी जो दिग्गज नेता हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, वो भी आज वाराणसी में ही मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से टक्कर देंगे, साथ में रैली भी करेंगे। तो आपको बता दें, एक तरफ जहां वाराणसी में आज तमाम दिग्गजों का जमावड़ा, जहां बीजेपी के तमाम दिग्गजों समेत अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी एक साथ मिलकर जनसभा करेंगे, और बीजेपी के जहां भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाएगी, वहीं राहुल और अखिलेश इंडी गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की यहां पर कोशिश करेंगे। साथ ही आज का वाराणसी का यह कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह बीते दिन से ही वाराणसी में डटे हुए हैं, जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, स्मृति ईरानी, साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम को वाराणसी पहुंच जाएंगे। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन की पूरी तरह से तैयारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें, आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2014 की तस्वीर आप देख सकते हैं जब पीएम मोदी ने अपना नामांकन वाराणसी से पहली बार किया था। 2019 जब 2014 में जीतकर, एक बड़े अंतर से जीतकर पीएम मोदी वाराणसी से सांसद बने थे और दिल्ली पहुंचे थे और प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद 2019 में भी फिर से वाराणसी ही पीएम मोदी ने चुना, तब वाराणसी से नामांकन किया, और फिर ये 2024 की हम आपको तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं जब अब की बार पीएम मोदी ने फिर से वाराणसी से अपना नामांकन किया। तो ये लगातार तीसरी बार है जब पीएम मोदी वाराणसी से ही चुनावी रण में है। और वाराणसी की जनता इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, या वाराणसी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वाराणसी सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले नेतृत्व को चुनता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचते हैं, वाराणसी में उनका कोई कार्यक्रम होता है, जनता का अभूतपूर्व प्यार उन्हें देखने को मिलता है। तो वाराणसी का रण काफी ज्यादा भीषण है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं मोदी के खिलाफ ये चेहरे, कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय राय, बसपा से भी यहां पर मुकाबला है, साथ ही अपना दल कामेरावादी से भी यहां पर प्रत्याशी उतारे गए हैं, साथ ही निर्दलीय संजय कुमार तिवारी भी इस रण में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये 4 चेहरे टक्कर दे रहे हैं। वाराणसी का ये रण, पीएम मोदी एक तरफ चुनावी रण में, दूसरी तरफ कांग्रेस के अजय राय। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे कौन कौन वो दिग्गज है जो पीएम मोदी के सामने दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस से उम्मीदवार अजय राय, बसपा से अथर जमाल लारी और गगन प्रकाश यादव अपना दल कामेरावादी से, और संजय कुमार तिवारी निर्दलीय चुनावी रण में है। तो वाराणसी का रण काफी ज्यादा रोचक, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी जो लगातार तीसरी बार चुनावी रण में है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस की तरफ से अजय राय, बसपा की तरफ से अथर जमाल लारी और अपना दल कामेरावादी से गगन प्रकाश यादव, और निर्दलीय यहां पर एक और उम्मीदवार है संजय कुमार तिवारी। तो ये 4 चेहरे हैं जो वाराणसी के रण को और भीषण बना रहे हैं। आपको बता दें, जब 2014 में पीएम मोदी ने पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़ा था तो 4 लाख से ज्यादा वोटों से पीएम मोदी जीते थे। 2019 में जब दूसरी बार वाराणसी से चुनाव पीएम मोदी ने लड़ा था तो 5 लाख के करीब वोटों के अंतर से पीएम मोदी जीते थे। वहीं अब की बार 2024 में ये जीत कितनी बड़ी होगी, इस पर सभी की निगाहें। तो वाराणसी का रण, पीएम मोदी का प्रण आपको बता रहे, 2014 में 56% वोट पीएम मोदी को मिले थे, वहीं 2019 में जो जीत थी वो और 2024 से भी बढ़कर थी, क्योंकि 63% वोटों से पीएम मोदी जीते थे। आपको वाराणसी का एक बार सियासी समीकरण और जातीय समीकरण समझा दे। भूमिहार 1.5 लाख के करीब और कुर्मी वोटर्स 1.5 लाख के करीब, यादव वोटर्स 1.5 लाख के करीब और दलित वोटर्स जो है 80,000 के करीब। मुस्लिम वोटर्स सबसे ज्यादा है, यहां पर 3 लाख आप देख सकते हैं। वाराणसी का जातीय समीकरण आपको बता रहे हैं, भूमिहार वोटर्स 1.5 लाख के करीब, कुर्मी वोटर्स 1.5 लाख के करीब और यादव वोटर्स जो है वो भी 1.5 लाख के करीब है, लेकिन दलित वोटर्स यहां पर 80,000 है। मुस्लिम वोटर्स 3 लाख, ब्राह्मण वोटर्स जो है 3.5 लाख, यानी 3,50,000 के करीब ब्राह्मण वोटर्स वाराणसी में है। सबसे ज्यादा संख्या यहां पर मुस्लिम वोटर्स की, यानी अगर पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव, जिस तरह से हमने देखा 2014 में, 2019 में 5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से पीएम मोदी वाराणसी से जीत चुके हैं। सभी की निगाहें 2024 में है कि आखिर 2024 में पीएम मोदी अगर जीतते हैं तो वोटिंग परसेंटेज और कितने अंतर के वोटों से पीएम मोदी जीतकर दिल्ली पहुंचेंगे।
ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरह से वाराणसी पर आज सभी की निगाहें, क्योंकि एक तरफ जहां मौसम की मार, सियासी तपिश भी, वहीं आज वाराणसी में बढ़ाने के लिए तमाम दिग्गजों का जमावड़ा, पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तो खैर बीते दिन से ही डटे हुए हैं। किस तरह से देख पा रहे हैं आज वाराणसी का ये रण? देखिए रिया, जिस तरह से मौसम का तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे ही बनारस में सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली होगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने यहाँ पर डेरा डाल रखा है। साथ में ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुप्रिया पटेल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार करने के लिए। यहाँ पर लक्ष्य जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो जीत के मार्जिन को बढ़ाने का है, लेकिन विपक्ष जो है उसका पूरा इरादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का है। पूरी कवायद चल रही है प्रधानमंत्री को घेरने की, अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी। चर्चा तो यहाँ तक है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली से केजरीवाल भी बनारस आ सकते हैं, उनका भी दौरा संभावित है। कहने का मतलब यह है कि बनारस में सियासत एकदम आसमान छूती नजर आ रही है। जिस तरह से गर्मी आसमान छू रही है, उस तरह से बनारस में सियासत भी आसमान छू रही है। अनिल जी, जिस तरह से 2014 में जब पहली बार पीएम मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा था तो 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे। 2019 में वो अंतर और ज्यादा बढ़ गया, 5 लाख के करीब वोटों के ज्यादा अंतर से पीएम मोदी यहां से जीतकर दिल्ली पहुंचे। 2024 में सभी की निगाहें इस चीज पर है कि ये जीत का अंतर अब की बार कितना ज्यादा होता है। और सवाल ये भी अनिल जी, क्योंकि 2024 का जब ये रण है, ये तीसरी बार होगा जब पीएम मोदी यहां से दावेदारी पेश करेंगे, और वाराणसी को साधने से सिर्फ यूपी का पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में संदेश देने की कोशिश। अनिल जी, देखिए रिया, ये अंतिम चरण की सबसे हार्ड सीट है काफी। मोदी की तरफ से प्रचार किया जा रहा है, हमार काफी हमार मोदी। यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके गले में हमार काफी हमार मोदी का आप ये जो है गमछा देख सकते हैं। कार्यकर्ता गली में मोहल्लों में निकल चुके हैं। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर है। अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारा दिया गया है, इस बार 10 लाख पार। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री को 10 लाख वोट दिलाने के लिए भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ वोटरों की संख्या जो है वो करीब 18 लाख के आसपास है। अगर मोदी को 10 लाख वोट मिलते हैं तो विपक्ष के कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जिसकी जमानत बचेगी। एक तरह से ये कह लें कि विपक्ष को नेस्ता नाबूद करने का औलादी इरादा लेकर के भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो वहीं जो कांग्रेस के अजय राय हैं, क्योंकि वो यहाँ के स्थानीय हैं, उनके भी इरादे काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। विपक्ष भी एकजुट है। ये 14 और 19 का चुनाव नहीं है, यहाँ पर बंटवारा नहीं है, बल्कि सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अजय राय बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस तरह का मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है। हालांकि विपक्ष का कहीं चुनौती देने का इरादा नजर आ रहा है कि किस तरह प्रधानमंत्री को चुनौती दी जाए, जीत की मार्जिन को कम किया जाए और उनको घेर के रखा जाए, जिससे वो अंतिम चरण में कहीं अपना प्रचार न कर सके। अनिल जी, जिस तरह से 2014 में जब पहली बार पीएम मोदी गुजरात छोड़ यूपी के वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया था और जीते थे, तो काफी प्यार जो है बनारस की जनता ने उन्हें दिया था। और हर बार हम ये देखते भी है कि जब भी पीएम मोदी वाराणसी आते हैं तो एक जन सैलाब उनके साथ होता है, लोग जो होते हैं काफी उत्साहित होते हैं। ऐसे में आज भी पीएम मोदी शाम वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप वाराणसी में ही मौजूद है। एक बार तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरह से लोग जो है उनके अंदर खुशी, एक्साइटमेंट, क्योंकि वाराणसी की जनता सिर्फ एक सांसद को ही नहीं बल्कि वो देश का नेतृत्व करने वाले चेहरे को चुनती है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि केंद्रीय कार्यालय की तरफ कैमरे का रुख करें और देखिए किस तरह कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री की जीत को ऐतिहासिक बनाने के लिए। और प्रधानमंत्री भी लगातार
काशी से, बनारस से अपना भावनात्मक रिश्ता जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। माँ गंगा की आरती करते हुए भारतीय संस्कृति का जो आत्मसात उनमें दिखाई पड़ता है। बिल्कुल। और अनिल जी, यही चीज पीएम मोदी ने कही भी थी। हर बार कहते हैं कि काशी में ना मुझे किसी ने बुलाया है, ना मैं खुद आया हूं, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और यही वजह है कि काशी के साथ एक अलग नाता उनका दिखता है। लेकिन अनिल जी, जिस तरह से बात करें काशी के रण की, जहां आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे, पूरी तरह से कोशिश ये है कि एक अच्छी फाइट काशी में देखने को मिले, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी, दूसरी तरफ कांग्रेस के अजय राय, एक तरफ बीएसपी के अथर जमाल। किस तरह से अनिल जी काशी का रण, किस तरह से समीकरण बनते हुए आप देख पा रहे हैं, और बीएसपी यहां पर क्या एक तरह से चुनौती दे पाएगी? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था, अखिलेश यादव ने कहा था कि हम यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जो है जीत रहा है। एक सीट जो हम थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो वाराणसी की है, तो किस तरह से समझे? देखिए रिया, अखिलेश यादव तो पहले कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सीट जीत रही है, उसका नाम चेतो है। उनका जो तंज कसना होता है, प्रधानमंत्री ने कभी अपने बयान में कहा था कि हम वाराणसी को चूतो बना देंगे। तो इस लेकर इस बात को लेकर के अखिलेश यादव अक्सर तंज कहते रहते हैं। अभी हाल में उनका बयान आया कि अब तो चूटों में भी भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। हालांकि इसी मकसद को लेकर के आज अखिलेश और राहुल की जोड़ी उतर रही है। इससे पहले प्रियंका और डिम्पल की जोड़ी यहाँ पर रोक टोक कर चुकी है, लेकिन जो भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो एकदम चरम पे है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी से जो लगाव है वो हर किसी यहाँ वोटर की जुबान पर है। लेकिन जो जातीय समीकरण है यहाँ पर वो काफी उलटफेर करने वाले हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटरों की संख्या लाखों में है और दलित वोटर जो है, जैसा कि आपने रिया बताया, सिर्फ 80,000 है। इसलिए जो बसपा के अतहर जमाल लारी चुनाव लड़ रहे हैं उनको लेकर के बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण हुआ बसपा और सपा के बीच, तो ये प्रधानमंत्री के लिए राहत भरा होगा। और जो उनकी ऐतिहासिक, यानी मुस्लिम वोटर्स का जो अगर ध्रुवीकरण होता है तो उससे सीधे तौर पर फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को और पीएम मोदी को। हालांकि जिस तरह से अनिल जी आज मौसम में काफी गर्मी है, गर्मी की तपिश है, और वहीं सियासी तापमान भी हाई करने के लिए तमाम दिग्गजों का आज वाराणसी में जमावड़ा। आप नजर बनाए रखे, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वहीं अब बात रांची की कर लेते हैं। रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पर सुनवाई से जुड़ा यह पूरा मामला है। अब 10 जून को अगली सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन की कोशिशों पर यहां पर पानी फिर गया है। चुनाव प्रचार में बचे हैं अब सिर्फ 2 दिन। आज कोर्ट में सुनवाई हुई थी और अगली सुनवाई अब 10 जून को होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पर अब 10 जून को अगली सुनवाई होगी। उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। हेमंत सोरेन की तमाम कोशिशों पर यहां पानी फिरता हुआ, क्योंकि चुनाव प्रचार में अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं और ऐसे में अब बड़ा झटका यहां पर उन्हें लगा है। कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कह दिया है कि जमानत अर्जी पर जो सुनवाई होगी उसकी अगली तारीख 10 जून को है। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें यहां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जमानत के लिए उन्होंने अर्जी दाखिल की थी। हालांकि कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर बोल दिया गया है कि इस मामले पर अब अगली सुनवाई 10 जून को होगी। ऐसे में हेमंत सोरेन क्योंकि जेल में बंद है तो प्रचार प्रसार में मौजूद नहीं रह पाए। इसी दौरान अब प्रचार प्रसार में सिर्फ 2 ही दिन का समय बचा है, लेकिन इस मामले में 10 जून को सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोशिशों पर पानी फिरता हुआ यहां पर दिख रहा है। अजय कुमार पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से बात हेमंत सोरेन की करें, मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई और जो भी तमाम कोशिशें की उन्होंने जमानत पाने की, उन पर पानी फिरता हुआ, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब अगली सुनवाई जमानत के मामले में 10 जून को होगी। किस तरह से इसे देखें अजय, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आज उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने रगन मुखोपाध्याय की अदालत ने इसे 10 जून तक का समय दिया है। इससे पहले ईडी
कोर्ट ने ईडी को अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि इनको जमानत दी जाए या न दी जाए, इसको लेकर के हलफनामा ईडी को देनी है। आप समझ सकते हैं कि इसकी जमानत याचिका को लेकर के इसके पूर्व जो है हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था और उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली थी, क्योंकि कोर्ट ने चूंकि जो जमानत याचिका पर उन्होंने याचिका दायर की थी उसमें यह जिक्र नहीं किया था कि इसी मामला जो है झारखंड हाईकोर्ट में भी लंबित है। तो इसके लेकर के उन्हें फटकार भी लगाई थी और फटकार लगाने के बाद उन्होंने कपिल सिब्बल, उनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल, उन्हें क्षमा भी मांगा और अपनी याचिका को वापस लिया था। आज उसी मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने 10 जून को, यानी कोर्ट ने अब अगली तारीख जो है सुनवाई के लिए 10 जून को दे दी है। अब हालांकि इंतजार करना होगा कि 10 जून को इस मामले में क्या कुछ होता है। अजय, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो इसी के साथ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहे हमारे साथ।